नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार दीप और आप सभी को पुनः स्वागत है दीप पेपर। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बीएड का 4th सेमेस्टर का तृतीय पेपर, जी हाँ, 3rd पेपर का फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्कूल। जी हाँ, इसका सब टॉपिक जो आपका है कंसेप्ट, मीनिंग एंड नीड, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये चीज बहुत ही आनंद के साथ पढ़िएगा। एक बार सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का एक ट्रेलर देख लेते हैं कि आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा के विषय में अगर यदि बिल्कुल सामान्य शब्दों में बोला जाए कि सामान्य शब्दों में होगा क्या, तो निचोड़ कर इसको बोला जाए तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है, या इसको बोल सकते हैं ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य वर्ग के सामान्य विद्यार्थी, सामान्य बालक और साथ ही विशिष्ट बालक, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर है। सामान्य बालक ऐसे बालकों को हम कहते हैं जो जिसमें कुछ स्पेशलिटीज हमको देखने को नहीं मिलती है, मतलब कुछ जिसमें कुछ अलग विशिष्टता नहीं दिख रही है, मतलब कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अन्य बच्चों की तरह, अन्य बालकों की तरह वो भी सामान्य दिख रहा है, तो उसको सामान्य बालक की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन विशिष्ट बालक के अंतर्गत वैसे बालकों को हम लोग रखेंगे जिसमें कुछ विशिष्टता नजर आ रही है, जैसे कि मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है, या अपंगता है, या मानसिक रूप से कहीं परेशानी है। तो मतलब कि जहां आपको मानसिक या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त जो भी बालक दिख रहा है वो आपका आ जाएगा विशिष्ट बालक के रूप में। ठीक है, तो जहां पे अपंग विद्यार्थी, जो क्षतिग्रस्त, वो वैसे विद्यार्थी, और जहां पे जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो दोनों जहां साथ में मिलकर के अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे समावेशी शिक्षा। कंसेप्ट आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो था ट्रेलर। अब बात करें, हम लोग शुरू करते हैं कंसेप्ट से। ठीक है, तो कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं। कंसेप्ट में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसकी अवधारणा आई कहां से, क्यों आखिर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि 18वीं शताब्दी के मध्य में विशिष्ट विद्यालय की स्थापना होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य में विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट बालक आप समझ चुकेंगे, तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं कि विशिष्ट विद्यालय क्या होता है। मतलब ऐसा विद्यालय जहां पे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त बालक हैं या फिर जो विकलांग बालक है, उनके लिए एक अलग स्कूल बनाया जा रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट विद्यालय। ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं विशिष्ट और सामान्य में क्योंकि बार बार विकलांग या क्षतिग्रस्त बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं कि सामान्य और विशिष्ट। इस चीज को याद रखिएगा, ताकि मैं आपको बार बार विकलांग बोल करके अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको सामान्य और विशिष्ट के रूप में आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत उसमें 1800 में प्रारंभ हो गई थी। लेकिन जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में, जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ही लोग प्रवेश किया, कौन लोग? मनोवैज्ञानिक लोग। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ही मनोवैज्ञानिक लोगों का प्रवेश हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा शास्त्री थे और जो मनोवैज्ञानिक थे, इन दोनों के बीच में काफी मतभेद हो गया कि आखिर बालकों को, सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को साथ में पढ़ाया जाए या फिर अलग अलग पढ़ाया जाए। मनोवैज्ञानिकों का कहना हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम साथ में दोनों को पढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन शिक्षा शास्त्री ये चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अंततः ये निर्णय लिया गया कि नहीं, सामान्य विद्यार्थी और विशिष्ट विद्यार्थी दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो विशिष्ट बालक थे उसमें हीनता की भावना पनप रही थी। वो एक, मतलब कि अपने आप को दूसरे की अपेक्षा कमजोर समझ रहे थे। जो मुख्य धारा था, मतलब कि जो सामान्य विद्यार्थी जिस तरह से, जिस गति से सीख रहे थे, सामाजिक गतियों को सीख रहे थे, वो चीज नहीं सीख पा रहे थे। यही कारण था कि यह निर्णय लिया गया कि नहीं, दोनों को साथ में पढ़ाया जाए। और तब जाकर के ये डिसीजन में आ गया कि दोनों साथ में पढ़ेंगे, और यह गलत है, इस चीज पर मान्यता सबने दे दी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चों
को शिक्षा, जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में इसको याद रखिए, प्रत्येक अक्षम बच्चों को शिक्षा का एक कानून पास कर दिया और सभी को मुख्य धारा से जोड़ दिया। इसमें यह हो गया कि एक कानून पास कर दिया गया और मुख्य धारा मतलब जो सामान्य बच्चे थे उनके साथ उसको जोड़ दिया गया और इस प्रकार से अमेरिका में मुख्य धारा में सभी विद्यार्थियों को जोड़ दिया गया और यही इसी का प्रभाव पड़ा और भारत में भी समावेशी शिक्षा की शुरुआत हो गई। इसी आंदोलन का प्रभाव पड़ा और भारत में भी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की शुरुआत हो गई। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका अवधारणा आया। मुख्य धारा थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको। मुख्य धारा का मतलब सीधा ये है कि जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो सामान्य विद्यार्थी के समान ही इसको चलना है। मतलब कि जिस तरह से वो सीख रहे हैं, जितना उनको पढ़ाया जा रहा है, उसी टाइप से इनको भी, जो विशिष्ट विद्यार्थी हैं उनको भी शिक्षा दिया जाए। बस यही फर्क है दोनों। ये इस चीज को लागू किया गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कुछ ध्यान योग्य बातें रखी गई थी इंक्लूसिव एजुकेशन में। क्या थी वो? इसमें मुख्य बातें रखी गई थी कि कम अपंग बालकों को प्रवेश मिलेगा। मतलब कि ऐसा बालक जो बहुत ज्यादा अपंग है, मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में, तो ऐसे विद्यार्थी को हम लोग अलग में ही रखेंगे। हाँ, लेकिन जो चलने के लायक है, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में है या फिर जिसको हम लोग चला सकते हैं, जिसको वहां पे अन्य बच्चों के सामने जाने के बाद उसको अपने आप में हीनता की भावना नहीं हो, अगर ऐसी स्थिति है तो उसको हम लोग साथ में पढ़ाएंगे। ऐसे बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा समावेशी विद्यालय के अंतर्गत। सामान्य विद्यालय में ऐसे बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इस चीज पर ध्यान दिया गया। दूसरी बात यह थी कि जो अध्यापक होंगे, वो सामान्य अध्यापक जो थे वो तो रहेंगे, जो सामान्य विद्यार्थियों के लिए अध्यापक थे उनके लिए भी वही पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में एक प्रशिक्षित अध्यापक भी रहेंगे जो उनके लिए स्पेशल उन्होंने ट्रेनिंग करा होगा। ऐसे अध्यापक को भी वहां पे इंक्लूड किया गया था, कम से कम एक अध्यापक को जो उन बच्चों को समझ सके। चलिए, ये तो था आपका अवधारणा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत भाली भांति इस चीज को समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग मीनिंग की। तो मीनिंग में आते हैं। तो समावेशी शिक्षा के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने ट्रेलर में आपको दिखा ही चुका था, फिर भी एक बार फिर से बताता हूं कि समावेशी शिक्षा मानसिक और शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। मतलब जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो अपंग है, दिव्यांग है, ऐसे बच्चों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ जो ठीक ठाक है उनके साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दिया। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो कुछ परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग फॉरेन कंट्रीज को ना देखते हुए हम लोग देखते हैं इंडिया के जो शिक्षाविद थे उनके अनुसार हम लोग देखते हैं। पहले आते हैं आर.के. शर्मा। जी हाँ, आर.के. शर्मा है। उनके अकॉर्डिंग था समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ये थे आर.के. शर्मा का कहना था ये, और उनका कहना बिल्कुल सही था कि ऐसे विद्यार्थी जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, ऐसे विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के साथ, समान विद्यार्थियों के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। आगे बात करते हैं एस.के. दुबे के अनुसार। एस.के. दुबे ने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको लिख भी सकते हैं, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। समझ चुके होंगे परिभाषा से, कुछ अलग बातें नहीं कही, बस बातों को घुमाया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। अगला जो टॉपिक है आपका वो है नीड। जी हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे नीड की। आखिर क्या आवश्यकता थी भाई, क्यों क्या जरूरत पड़ गई थी? ऐसे थोड़ी ना है कि मन किया भाई अरे नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन को ले आते हैं तो ले आए, ऐसा जरूरी थोड़ी था। कुछ तो बात होगी ना, कुछ जरूरी चीजें होंगी तभी तो इसको लाया गया। चलिए, क्या आवश्यकता थी, क्यों लाया गया, अब हम लोग इसके नीड में हम लोग बात कर लेंगे। नीड से आपको समझ में आ जाएगा। अब नीड अगर आपको पता है, कंसेप्ट पता है, मीनिंग पता है, अगर आपको लाभ लिखने के लिए इसका जगह तो नहीं लिखिएगा, महत्व लिखने के लिए आ जाएगा तो नहीं लिख पाइएगा, आराम से लिख लीजिएगा। बस ध्यान से सुनते जाइए और हाँ, बोर नहीं होइएगा। थोड़ा बहुत बोरिंग पढ़ाता हूं लेकिन मैनेज करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं नीड की। नीड में इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों लाया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। पहला जो आपका है वह है नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज पॉसिबल। सामान्य मानसिक विकास संभव है।
हिंदी में बात करें तो सामान्य मानसिक विकास संभव है। मतलब कि जो मानसिक स्थिति थी वह विकास सामान्य रूप से संभव हो पाएगा। हो क्या रहा था कि अगर हम जो विशिष्ट कैटेगरी के बालक हैं और जो सामान्य कैटेगरी के बालक थे उसको अलग अलग हम लोग कर देते हैं, तो जो विशिष्ट बालक हैं उसमें जो मानसिक विकास होना चाहिए था वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है? मतलब मानसिक विकास सामान्य रूप से हो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम समावेशी शिक्षा का विकास करेंगे और उसमें हीनता की भावना नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि जैसे देखिए, अगर हम विशिष्ट बालकों को अलग पढ़ाते हैं, सामान्य बालकों को अलग पढ़ाते हैं, तो जो हीनता की भावना थी वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे। किसमें? विशिष्ट बालकों में। और वह सामान्य रूप से जो मानसिक विकास होना चाहिए था, मेंटल ग्रोथ होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरत है कि समावेशी शिक्षा होना चाहिए। सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो है सोशल इंटीग्रेशन इज इंसर्ट। जी हाँ, हिंदी में अगर बात करें तो सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सामाजिक एकीकरण को अगर आपको सुनिश्चित करना है तो इसकी आवश्यकता है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दिया जाए। अगर ऐसा करने में असमर्थ हो पाते हैं तो सामाजिक एकीकरण नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जो विशिष्ट वर्ग के होंगे ना बालक, वो जब बड़े भी हो जाएंगे ना तो अपने आप को वह छोटा समझेंगे, उस लेवल का वो नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि दोनों को साथ में शिक्षा दिया जाए ताकि उनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, उन सभी चीजों से वो भी अवगत हो सके। सामान्य वर्ग के बालक और विशिष्ट वर्ग के बालक उनसे सीख सके, उनके साथ उनका तालमेल अगर बचपन से रहा तो भविष्य में आगे भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो सामाजिक एकीकरण संभव तभी है जब समावेशी शिक्षा को लाया जाए। अगला जो आपका टॉपिक है वह है इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव। जी हाँ, समावेशी शिक्षा कम खर्चीला है। आप सभी को पता होगा कि अगर हम विशिष्ट विद्यालय की स्थापना करें, विशिष्ट विद्यालय का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए जरूरत है कि पहले प्रशिक्षित आपको शिक्षक की आवश्यकता है, जिसका प्रशिक्षण भी लंबा प्रोसेस होता है और उसके साथ साथ उसके लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो आंख से प्रॉब्लम है उनको तो उसके लिए ब्रेन लिपि वगैरह वगैरह चीजों की, बहुत तरह चीजों की, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी और हम वो फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। जो इन्वायरमेंट देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाएंगे। प्लस में कि ये खर्चीला भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, अलग से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि चीजों की, क्योंकि स्कूल का निर्माण करना, विद्यालय का निर्माण करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, एक बड़े लेवल पे होता है। और बात एजुकेशन की है तो इसमें खासतौर से विशेष चीजों का ध्यान रखा जाता है, तभी एक अच्छा विद्यालय का हम लोग निर्माण कर पाएंगे और उसके बाद सही इन्वायरमेंट भी दे पाएंगे। तो ये खर्चीला भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था, क्योंकि स्कूल बनाओ, बेंचेस लगाओ, अलग से इंस्ट्रूमेंट्स लाओ, क्योंकि अलग अलग तरह के जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या फिर जो विकलांग स्टूडेंट्स हैं, मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम है उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगाओ, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा था। तो ये खर्चीला भी है। और इसके विपरीत अगर साइड देखें हम सामान्य विद्यालय की, तो सामान्य विद्यालय में उन्हीं बच्चों के साथ आप उसको पढ़ा सकते हैं और बिल्कुल सही इन्वायरमेंट देंगे। तो समावेशी शिक्षा में एक बात मैंने पहले ही बताया था कि जरूरत है तो एक प्रशिक्षित अध्यापक की, जिसकी व्यवस्था समावेशी शिक्षा में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कम खर्चीला भी है, इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो फोर्थ जो आपका टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू इंटीग्रेटेड। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। जी हाँ, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। मैंने पहले भी सामाजिक एकीकरण की बात करी थी, अब मैं बात कर रहा हूं कि शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा में, जी हाँ, समावेशी शिक्षा के मध्य, मतलब कि जब एजुकेशन की बात करें तो उसके बीच में अगर एकीकरण लाना है तो उसके लिए हमको जरूरत है कि समावेशी शिक्षा का विकास करना पड़ेगा, जिसमें एक साथ बच्चे पढ़ेंगे। तो उसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में भी एकीकरण की जरूरत पड़ेगी ना, प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास करना, अपने आप को, वह जो बालक सामान्य बालक है उसके अपेक्षा अपने आप को जो उसमें हीनता की भावना का विकास हो रहा था, उस पर तभी प्रतिबंध लगेगा। एकीकरण तभी आएगा जब हम दोनों को साथ में पढ़ाएंगे।
अगर हम ऐसा करने में समर्थ हो पाते हैं तो बच्चों के बीच में जो एकीकरण का विकास होना था वह नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरत है कि भैया आपको समावेशी शिक्षा ही देना पड़ेगा और बच्चों को साथ में पढ़ाना पड़ेगा, तभी यह संभव है। 5 नंबर पे आपका एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, शैक्षिक एकीकरण संभव है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में एकीकरण लाना है आपको, मतलब जो आपका सामान्य बालक है वो और विशिष्ट बालक है वो दोनों में शिक्षा में एकीकरण हो, दोनों में समानता लाना है आपको, तो जरूरत है उसके लिए कि आपको समावेशी शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। यह तभी संभव है जब आप समावेशी शिक्षा का विकास करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करने में आप असमर्थ हो रहे हैं तो जो शैक्षिक का एकीकरण होना चाहिए था, मतलब जितना वो सीखेंगे सामान्य बालक उतने ही अगर आपको विशिष्ट बालकों को सिखा रहा है तो समावेशी शिक्षा को लाना ही पड़ेगा, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाएगा। और इसको समझते हैं थोड़ा सा और डीप से जाकर के, अंदर से जाकर के समझते हैं कि अगर शैक्षिक एकीकरण की बात करें तो बच्चा जो बालक जो होता है वह दूसरे बालक को देख करके भी सीखता है। और अगर एक साथ हम विशिष्ट बालकों को, जो अपंग बालक हैं, विकलांग बालक को, उनको एक साथ रख देते हैं, सामान्य बालक वहां पर रहेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और अगर उन्हीं बच्चों को हम सामान्य बालकों के साथ रखते हैं, सामान्य विद्यार्थियों के साथ रखते हैं उनको, तो जो सामान्य बालक है ना उनसे वो सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत है कि आपको समावेशी शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। 6 नंबर पे आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज मेंटेन्ड, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। आपका संविधान भी कहता है कि आप भेदभाव ना करें, समानता बनाए रखें। तो ये मेरे दोस्त, ये तभी संभव है जब आप समावेशी शिक्षा का विकास करेंगे। अन्यथा अगर आप विशिष्ट बालकों को विशिष्ट विद्यालय में भेज दे रहे हैं, सामान्य बालकों को सामान्य विद्यालय में भेज दे रहे हैं, तो फिर आप समानता कहां ला रहे हैं? नहीं ला पा रहे हैं आप समानता को। तो इसके लिए जरूरत है कि समावेशी शिक्षा का विकास किया जाए, तभी आप बच्चों के बीच में समानता का विकास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो समानता का सिद्धांत का अगर अनुपालन आपको करना है, बच्चों के बीच में समानता रखना है, संविधान अभी आपका कहता है कि समानता की भावना को आप विकास करें, तो इसके लिए जरूरत है कि समावेशी शिक्षा को आपको विकास करना पड़ेगा, तभी समानता ला पाएंगे आप। और सामान्य बच्चे के बीच में विशिष्ट बालक रहेंगे तो विशिष्ट बालक उनसे सीखेंगे, बहुत सारी बातें हैं कि उनसे वो सीखेंगे, उनसे वो अडॉप्ट करेंगे, उनसे उनमें जो भी क्वालिटीज होगा उनसे वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बच्चों के बीच में अगर ऐसा आप लोगों ने भी फील किया होगा कि अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो आप एज ए तुरंत आप टीचर से नहीं बात कर सकते हो, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन आप स्टूडेंट से, अपने जो आपके क्लास के क्लासमेट्स से, उनसे आप पूछ सकते हो, हेजिटेशन नहीं रखता उनके सामने, बहुत आराम से पूछ सकते हो। तो जरूरत है कि समावेशी शिक्षा का विकास किया जाए, तभी यही इसकी आवश्यकता थी, जिसके कारण से इन सभी आवश्यकताओं को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको एग्जाम में लिखने में, या आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या क्या जरूरतें थी जिसके कारण से समावेशी शिक्षा का विकास किया गया। तो ये आपका समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने तक ना रखें इस वीडियो को, और तक भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की जरूरत है या फिर लगता है कि यहाँ पे और सुधार होने की जरूरत है तो आप निस्संदेह इस चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हर संभव चैनल के माध्यम से आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन सुबह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।